ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ के कर्नाटक के भीष्म पितामह और कर्नाटक के जननायक माननीय श्री BS येदियुरप्पा जी के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने खड़ी होकर के तालियां बजाई और आप सबसे बजवाई। मुझे लगता है एक बार किसी दूसरी चीज़ के लिए भी ताली बजनी चाहिए। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को लगातार संगठन के बीच में, विधानसभा के बीच में और सड़कों पर लगातार आंदोलन करते हुए, और प्रारंभिक विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जनता में पहुंच को लगातार बढ़ाते हुए मैंने देखा है। और साथ में ही हमारे विधानसभा के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष 7 बार के विधायक माननीय श्री आर अशोक जी को विधानसभा से लेकर सड़कों तक अपने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष माननीय चलवाड़ी नारायण स्वामी जी के साथ मिल करके संघर्ष करते हुए देखा है। हमारे ये जो त्रिनेत्र हैं, श्री विजेंद्र जी येदियुरप्पा जी, श्री आर अशोक जी और श्री नलवार चलवाड़ी नारायण स्वामी के लिए भी मुझे लगता है कि आप लोगों को खड़ा होकर के तालियां बजानी चाहिए। मैं आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार सामूहिक रूप से आगे आकर के चलवाड़ी जी, अशोक जी और विजेंद्र जी, चलवाड़ी कहाँ गए? हाँ, एक बार सामने आकर के अपने कार्यकर्ताओं का यह पार स्वीकार करेंगे। मुझे बहुत खुशी है और मैंने इसका एहसास किया है कि जिस रास्ते पर हमारा संगठन जा रहा है, जिस तरह से हम सभी एक होकर के इस भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, आने वाला समय जब भी चुनाव होगा 2028 में, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा और हम ऐतिहासिक मतों से विजयी होकर के वापस आने वाले। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व में जल शक्ति मंत्री रहे हैं और वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं, हमारे इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय श्री वी सोमन्ना जी, माननीय श्री शोभा करंदले जी, आपका भी इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई के को इंचार्ज माननीय सुधाकर रेड्डी जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश शेट्टार जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री सदानंद गौड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री नलिन कटील जी, कोर कमेटी के सदस्य माननीय श्री गोविंद करजौल जी, माननीय श्री B.C. रामलू जी, स्टेट इंचार्ज पुडुचेरी माननीय श्री निर्मल कुमार सुराना जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व महामंत्री और विधानसभा के सदस्य माननीय श्री C.T. रवि जी, श्री डोडन गौड़ा पाटिल जी, श्री N. रवि कुमार जी और तीनों महामंत्रीगण माननीय श्री P. राजीव जी, माननीय श्री N.S. नंदीसा रेड्डी जी, माननीय श्री पीतम गौड़ा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण,
विभिन्न स्तर के प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारीगण और इस कार्यकारिणी समिति के सभी सम्मानित 1400 की संख्या में संभवतः मुझे बताया गया उपस्थित कर्नाटक कार्यकारिणी भाजपा कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक की राजनीति किस दिशा में कांग्रेस ले जाने का प्रयास कर रही है। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद जब चुनाव जीतता है तो आपकी विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हम सब ने देखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुलूस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता है और वह जुलूस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को माननीय न्यायालय के आदेश के बाद निकालने की अनुमति मिलती है। हम सभी ने देखा है कैसे 1200 एकड़ किसानों की बहुमूल्य जमीन अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के ऊपर दबाव न बनाया होता तो किस प्रकार से वक्फ कमेटी को दान कर दी गई होती। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जिन्होंने इस भयंकर अपराध को होने से रोका है। हम सभी ने देखा है कि यह सरकार वक्फ संस्था के लिए जो सिर्फ मुसलमानों की एक संस्था है 150 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। पूरे देश में कहीं नहीं होगा। पिछड़ेपन के नाम पर नहीं बल्कि संप्रदाय के नाम पर 4% का आरक्षण देती है। और अभी पिछले साल हम लोगों ने देखा नौकरी और शिक्षा तो अलग, ठेकेदारी में भी सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था किया। हम जानते हैं इस बात को कि माइनॉरिटी कॉलोनी के विकास करने के लिए गरीबों को मकान देने की जगह पर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मकान देने की जगह पर यह सरकार मुस्लिम कॉलोनी के निर्माण के लिए आपकी कमाई के पैसे में से 498 करोड़ रुपए निकाल करके मुस्लिम समाज को देने का काम करती है। हमने ये भी देखा है कि रोहित वेमुला के केस में एसटी और एससी समाज को न्याय न मिल सके, इसलिए जानबूझ करके कुटिल दृष्टि से यह सरकार रोहित वेमुला बिल ला करके और उसमें एसटी और एससी और ओबीसी समाज को जोड़ने के स्थान पर साथ में मुस्लिम समाज को जोड़ करके इस प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे कराने की योजना रचती है। एक ऐसे सांप्रदायिक माहौल में एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसके 34 में से 16 मंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, मैं अगर उनके मुकदमों की संख्या गिनूं, बी नागेंद्र पर 42 मुकदमे, डीके शिवकुमार पर 19 मुकदमे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 13 मुकदमे, जमीर अहमद खान पर 11 मुकदमे, प्रियांक खड़गे पर 9 मुकदमे, ईश्वर खंडारे पर 7 मुकदमे, एमबी पाटिल पर 5 मुकदमे, रामालिंगा रेड्डी पर 4 मुकदमे और इसके अलावा एक लंबी संख्या जिनके पास 1 या 2 मुकदमे हैं। यह एक राजनीतिक सरकार नहीं, मुकदमेबाजी और अपराध की सरकार बनकर के इस पूरे देश में चर्चित हुई है। हम सब ने देखा है किस प्रकार से वाल्मीकि कारपोरेशन की जमीन को, वाल्मीकि कारपोरेशन के 187 करोड़ रुपए को इस कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के फंड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हैदराबाद के निजी लोगों को अर्पित कर दिया। पीछे के दरवाजे से वो पैसा लेकर के विशेष क्षेत्रों में लगाया गया। सरकार के एक अधिकारी चंद्रशेखर जी ने व्याकुल और पीड़ित होकर के, निराश होकर के अपनी आत्महत्या तक कर ली। हमने इस बात का एहसास किया है यह एक ऐसी सरकार है, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, 2012 में रिपोर्ट आई थी, माननीय सिंह गौड़ा साहब को पेश की गई थी
तकरीबन 2 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर इन सरकार के मंत्रियों और पूर्व नेताओं ने कब्जा करने का काम किया है। भारत सरकार को मजबूर होकर के इनके इसी अपराधों के कारण, इनके इसी लूट खसोट के कारण भारत सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम लाना पड़ा है। हमने अच्छी तरीके से देखा है, इनके स्वयं इनका ही एक अधिकारी, बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकारी मंजूनाथ, पब्लिकली यह कहता है कि कांग्रेस के 8 एमएलए फर्जी लीव ट्रेवल कंसेशन लेकर के, टीएडीए लेकर के, गरीबों का पैसा लेकर इस देश में यात्रा, नकली यात्रा करने का काम करते। हमने देखा है अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, एक एक्साइज अधिकारी रंगे हाथ पकड़ा गया 25 लाख रुपए की घूस लेते हुए। यह संभव है क्या? अगर एक्साइज कमिश्नर खुलेआम पैसा ले रहा है तो यह संभव है क्या कि उसका मंत्री उसमें इन्वॉल्व न हो? और मैं आभारी हूं माननीय आर अशोक जी का, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है और यह कहा यह छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, यह 250 करोड़ का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के इतिहास, हमारी सरकार थी तो हमारे ऊपर आरोप लगा करते थे। अब इनका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जिसको पिछली बार इन्होंने मैनिपुलेट किया था, अब इनका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन खुद इस बात को कह रहा है कि पिछली भाजपा की सरकार में जितना भ्रष्टाचार था अब तो यह सरकार लिमिट क्रॉस कर चुकी है और पिछली सरकारों से 2 गुना अधिक भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर बढ़ चुका है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी मूडा के केस में किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से मैं सुनता हूं केस खत्म हो गया ना, सुनता हूं बच गए, लेकिन जनता के अंदर जो भावनाएं हैं उनसे नहीं बच सकते। पूरे कर्नाटक ने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके कैसे गांव की जो जमीनें विकसित हो चुकी थी उनकी उनको गांव की जमीनें बता करके अपने नाम आवंटित करा लिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ सड़कों पर जा करके विरोध नहीं किया होता, न्यायालय तक जा करके दबाव नहीं बनाया होता, तो शायद वह आज उन करोड़ों करोड़ों की जमीन के मालिक हो चुके होते। आज जो कर्नाटक की स्थिति है फाइनेंशियली, हम सब जानते हैं, आर्थिक रूप से कर्नाटक पूरी तरह खोखला हो चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 7.25 लाख करोड़ का ऋण इस कांग्रेस की सरकार पर है और ये सरकार पिछले चुनाव में चुनाव जीतने के लिए 51,000 करोड़ रुपए का घोटाला लेकर के आई थी। मैं इसे घोटाला ही कहता हूं। वो अभी चुनाव के सामने लाया गया एक 51,000 करोड़ रुपए की स्कीम थी जिसमें से बड़ा पैसा निकाल करके कांग्रेस ने अपने चुनाव में खर्च करने का काम किया था। और आज जब उनको समझ में आ रहा है कि यह पैसा हम नहीं दे सकते, तो मुझे बताया गया कि धीमे धीमे हर स्कीम में अब बस में भी जाने वाली महिलाओं के लिए पहले कार्ड बनेगा, तब वो यात्रा कर पाएंगी। अब राशन के क्वालिटी में भी परिवर्तन होगा, धान की जगह कुछ और दिया जाएगा और उस स्कीम को कटल करके धीमे धीमे छोटा बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे लिए परिस्थितियां मित्रों बहुत सकारात्मक हैं। जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है, तंग हो चुकी है, बदलना चाहती है इस सरकार को, परिवर्तन के रास्ते से गुजारना चाहती है इस सरकार को। 2023 के चुनाव में हमसे कुछ गलतियां हुई थी, हमारी सीटें कम हो गई, लेकिन आपने देखा होगा 2024 में जनता ने अपनी गलती महसूस की। 28 सीटों में से 19 सीटों में हम लोगों ने विजय प्राप्त की। 52.4% वोट भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को मिला करके मिला और 135 सीट ऐसी थी विधानसभा की जिसमें जेडीएस और भाजपा के प्रत्याशी मिल करके कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने का काम किए हैं। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, हमें एक संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से कार्यकर्ता को, हो सकता है आपके मन में कोई भी भेद हो और यह स्वाभाविक होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, हर समाज में होता है, हर पार्टी में होती है। कम से कम वह जो कर्नाटक की सरकार में हो रहा है सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच में, वह तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। इसलिए आप सबसे आग्रह है,
आने वाला समय आपका है। आप जनता के बीच में बहुत मजबूत हो चुके हैं। आपकी संगठनात्मक पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है। जमीनों पर संघर्ष करके आपने अपनी ताकत दिखाई है और अब संगठन के स्तर पर संघर्ष करने का समय आ रहा है। हम बहुत शीघ्र प्रशिक्षण अभियान इस कर्नाटक का भी शुरू करने जा रहे हैं। संगठन से लेकर के संघर्ष तक हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और बहुत ऐतिहासिक तरीके से आने वाले चुनाव में इसी टीम के नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से 2028 में हम विजय प्राप्त करेंगे।